अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और मैं अशफाक इसाक सत्ती। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और बड़े अच्छे तरीके से आज और बल्कि इस हफ्ते आप अपने नए दिन का आगाज़ करेंगे जो कि वर्किंग डे है। एग्जैक्टली आज वर्किंग डे है, लेकिन सत्ती बहुत सारे मसाइल हैं। हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, लेकिन हम पीएसएल की भी बात करते हैं। पीएसएल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जी कल का जो वीकेंड था वो गहमा गहमी क्या रही न्यूज़ में। खास तौर पे क्या था? मौलाना फजलुर रहमान के गढ़ में पीटीआई ने मैदान मार लिया। पहले जब हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला मरहला हुआ था उसमें हमने यही बात की कि मौलाना फजलुर रहमान ने अचानक से एंट्री मारी है और क्लीन स्वीप कर दिया पीटीआई को, लेकिन पीटीआई ने बाउंस बैक किया है। कैसा दिया? बिल्कुल। बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से ये उमर अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने ये नशिस्त ली है, जो कि भाई हैं अली अमीन गंडापुर साहब के। तो अब देखें क्या इससे डायनेमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है वो काफ़ी इस वक्त सबकत लिए हुए है। उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस को है उसको फील करवाया। लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स। आते साथ ही भाई बहुत सी आपको पता है अर्के गुलाब सब लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, आप भी यूज़ करती होंगी। क्या फ़ायदे होते हैं? अर्के गुलाब आपकी स्किन की फ्रेशनेस के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठते ही अगर आप उससे मुंह धो लें तो आप देखेंगे कि एक अजीब सी चमक आपके चेहरे पे, अजीब सी चमक या अच्छी सी चमक, खूबसूरत सी चमक आपके चेहरे पे, जो इस वक्त शायद मेरे फेस पे भी ग्लो आ रहा है मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, बहरहाल आपने देखना पड़ेगा गौर से। लेकिन ब्राइटनेस का एक आपको याद होगा ना, एक बड़ा मीम भी उसका गर्दिश नहीं, ब्राइट करो से वो एक अलग चक्कर है। लेकिन अर्के गुलाब की बोतलों में से भाई कोई तकरीबन 34 अरब रुपए मालियत की मनीशियात बरामद हुई हैं। जस्ट इमेजिन। सीरियसली जी, कन्फिस्केट किया गया है और वहाँ से जनाब पता चला एएनएफ की जानिब से रेड किया गया तो एयरपोर्ट के आसपास अतराफ से वो गाड़ी मिली जिसमें से ये इतनी बड़ी मालियत की अर्के गुलाब की बोतलें बरामद हुई और उसके अंदर से पता चला कि उसके अंदर मनशियात तरह तरह की उसके जरिए स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी कतर को। तो जस्ट इमेजिन क्या क्या हो रहा है भाई, किस किस लिबादे में लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बिजली के 3 रुपए नर्क में इजाफा हो गया, ये देखें। अच्छा, सिर्फ बिजली का पता है? दूध आपके घर में नहीं आता? 16 अशिया ऐसी हैं जो महंगी हो गई। मुझे एक बात बताएं, देखें आपके घर में खुला दूध आता है या दूसरा पैकेज्ड? हमारे उस वाला डब्बे वाला दूध आता है। अच्छा, तो आपको इतना अंदाजा नहीं होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि डेयरी फार्मर्स ने कह दिया है भाई कि हम 60 रुपए फी लीटर बढ़ाएंगे, यानी 200 रुपए लीटर होने जा रहा है। आप 3 रुपए को रो रही हैं। सिर्फ 3 रुपए नहीं, मैं बता रही हूँ 16 चीजें ऐसी हैं जिन पे अब टैक्स लग गया है। बहुत हो गया। टॉप स्टोरी। सियासत में कुछ भी हो सकता है। चौधरी बरादरान और नून लीग की 22 साल बाद सियासी बैठक। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात की तीमारदारी। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाक थानेदार ने सबको मां की याद करवाई। जी, ये टॉप स्टोरीज थी, लेकिन आई एम वेरी फ्यूरियस। मैं अब बात नहीं करूंगी, आप बात करें। मैं जितनी एक्साइटेड थी मैचेस को लेके, अब मैं बात नहीं करूंगी। ओके, डन है। आप करें बात। कैमरा मुझ पे ले आए, सोलो पे कट कर दें। नहीं, आप करें बात, मैं अपने एक्सप्रेशंस देती रहूंगी ना, ताकि नाज़रीन को पता चलता रहे। तो हर चीज की एक वजह होती है। कहते हैं कि खामोशी की भी वजह होती है और नाराजगी की भी वजह होती है। और इस वक्त नाराजगी ये है कि मैदान बदल गया और माहौल बदल गया, लेकिन उसके बाद कराची किंग्स की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस ना बदल सकी। हालात ना बदले, जज्बात ना बदले, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी की वैसी वो भी नहीं। हमारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, परफॉर्मेंस ना बदली। और इमेजिन कीजिए कि आप एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अब तो हम मैदान मारेंगे, लेकिन उस तरीके से टीम ने एज अ यूनिट शायद नहीं खेल पाई और जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने भी हरा दिया हमको। और जब टारगेट दिया गया था 194 का तो उस वक्त लग ये रहा था कि भाई कराची अब जो है वो थोड़ा सा तेज लेके चलेगी, लेकिन 1 विकेट के नुकसान तक अगर आपका 11 ओवर्स में स्कोर 67 है, हिसाब आपको भी आता है ना जी, अच्छे तरीके से आता है ना। 10 ओवर में आपका 100 रन होना चाहिए अगर आपने 200 को चेज करना है, यानी कि 10 की एवरेज में हर ओवर में आपने 10 रन बनाने। लेकिन 11 ओवर में 11 छक्के 66, तो आप 67 रन बना के 6 की एवरेज से बैठे हैं और आखिरी ओवर्स में फिर आपके पास और माशाल्लाह तो अच्छे जो क्लार्क भी अच्छे खेल रहे थे, बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे थे। बाबर आजम, मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन T20 में तेज तरीन खेलना होता है ना आपने। अगर आप 40 पे 45 बनाते हैं तो इससे कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। दूसरी बात, अच्छा गुस्सा है मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा। इतनी उम्मीदें लगाते हैं, हर मैच में हम उम्मीद लगा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला, क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज छोड़े आपने?
बिल्कुल, आप मतलब पानी मैं पिएं, कल, आप फिर यकीन हम करें, मैं ड्यूटी के रोशनी बाद डालते हैं जाके घर जाके बेसिकली मैं सो जाती हूँ, मुझे नैप लेने की आदत है 2 से 3 घंटे की, लेकिन कल मैंने मैच की वजह से अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस कर दिया, मैच देखा बैठ के, उसके बाद आप मेरा चेहरा देखते हैं। अच्छा, पीछे जी थोड़ा सा स्लो म्यूजिक लगाएं, थोड़े से आंसू प्लीज, सी- थोड़ा सा टीआरपी के लिए थोड़ा सा, ये जरूरी है। चले खैर, अच्छा बहरहाल, जी, अब दूसरा मैच कर लेते हैं। उसके अंदर जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर ने हरा दिया अब शिकस्त खाई लाहौर और कलंदर से। लाहौर कलंदर से। जस्ट इमेजिन कि दे लाहौर प्लेड काइंड वेरी वेल, वेरी वेल, लेकिन आप ये ये है देखें, कि आप ये सिर्फ देखें 2 विकेटों विकेटों के के नुकसान पे 143 रन हासिल कर लिए। 142 का उन्होंने किया था और 143 का हदफ था और बासानी हदफ अच्छा, उन्होंने हासिल कर चूंकि दिया। आमना की टीम है, मतलब आमना की नहीं, टीम मेरी टीम कराची किंग्स है, उनके sorry। शहर की टीम है, तो आप मेरा बयान शहर। कीजिए, आप बयान कीजिए तो आगे ऐसा क्या किया हुआ उन्होंने? जनाब कि कल जो लाहौर कलंदर्स खेले, चले मुझे कराची ने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया, उसका तो कोई मुतबादिल ही नहीं है कि किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए अपने इमोशंस को। लेकिन बहरहाल बाद में जो दूसरा मैच हुआ उसमें थोड़ी सी खुशी मुझे ये मिल गई कि जी लाहौर कलंदर्स, लाहौर के साथ ऑब्वियसली एक निस्बत है, एक मोहब्बत है मुझे, तो लाहौर कलंदर्स ने इतना अच्छा इस PSL सीजन में इतना अच्छा प्ले कर रहा है कि एक बार फिर खुश कर दिया। और कोयटा ने कल पहले बैटिंग की, लाहौर कलंदर्स ने। अच्छा, एक और चीज़ है सत्ती, कज़ाफी स्टेडियम में हम ये देख रहे हैं कि जो बाद में चेस कर रहा है वो जीत जाता है, लेकिन कराची ने यहाँ पे भी खैर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हाँ, लेट्स मूव लाहौर फॉरवर्ड। कलंदर्स ने कल चेस किया, पहले बैटिंग की दावत दी कोयटा को टॉस जीतकर, और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग की है, क्या बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, कि पहले उन्होंने जेसन रॉय को, जो उनका मेन प्लेयर था, उसको पहले उन्होंने डक पे आउट कर दिया, 0 कर दिया, फिर उसके बाद जेम्स विंस को उन्होंने आउट कर दिया। तो उन्होंने एक दफा हमें वर्ल्ड कप की याद दिला दी, जो इन्होंने अभी भारत के खिलाफ जो मैच खेला था शाहीन शाह अफरीदी ने, उसकी याद आगे दिलाई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफी तज़किरा हो गया लाहौर का। आई एम गेटिंग लिस। पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस आज के होंगे, आई डोंट नो एंड आई वंडर वेदर वी हैव एनी चांस लेफ्ट कराची किंग्स के पास कि आज जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची के दरमियान मैच खेला जाएगा और कराची के शेर जो हैं अपने शिकार के लिए होने चाहिए तैयार। वैसे एंटिसिपेशन यही है। और अब जनाब लेट्स सी कि हाउ दे परफॉर्म। प्लेयर्स के नाम चूंकि आप ज्यादा बेहतर आज याद करके आई हैं, मैं तो चाहती हूँ कि बताएं, अल्लाह करे आज कौन जिस कौन तरह है से आज? प्रेशराइज होकर टीम मत खेले, क्योंकि लग ये रहा है कि शायद उनका शुरू से जो मोमेंटम नहीं बना, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो गया है कराची थोड़ा किंग्स सा? पे, जो मुझे ये दिखाई 6 दे। मैच हार गए हैं 10 में से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन चलें, बहरहाल बाबर आजम एक बार फिर आएंगे मैदान में और अल्लाह करे आज ऐसी कारकर्दगी दिखाएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के छक्के छुड़ा दें। उसके अलावा शर्जील खान है हमारे पास, आमिर यामीन है हमारे पास, टॉम लेमन है, जो क्लार्क हैं, एन कॉक हैं, और कौन कौन है? बस जी, इस्लामाबाद की साइड से अब देखना होगा कि एलेक्स हेल्स और कॉलिन मिनरो, दे आर वेरी नोन प्लेयर्स। शादाम इवन प्लेज रियली वेल इन द T20s, और ख़ासतौर पर जो अपनी टीम के लिए आसिफ अली, आज़म खान जो है वो बैटिंग लाइन संभालेंगे। बॉलिंग लाइन में हसन अली, डिलेंगा, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम, मुबशर खान के नाम नुमाया हैं। तो लेट्स सी, इट्स गोना बी अ गुड कॉन्टेस्ट। ऑन पेपर इस्लामाबाद की टीम अच्छी है, हमारे साथ मोमेंटम नहीं है, लेकिन लेट्स सी। अब एक और बात जिसका हम तज़किरा करने जा रहे हैं, आप ज़रा आप कीजिए कि क्या अफरीदी ने जब भी हम मैच का तज़किरा करते हैं, मेरे बचपन से, मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, मेरे बचपन से एक चीज़ जो हमें मैच में जो देखने पे मजबूर कर देती है, इंटरेस्ट डेवलप करती थी, वो थी लाला की एंट्री, बूम बूम आफरीदी। क्योंकि हम लोग सारे मैच, खास तौर पे जब T20 की क्रिकेट हो, उन्होंने तो खैर वनडे को भी T20 की क्रिकेट बनाया हुआ था, छक्के वो बहुत अच्छे लगाते थे, जी जी, सिक्सर हैं वो बहुत बड़े, तो बूम बूम आफरीदी की प्रेजेंस ही काफ़ी होती है, वो चले या ना चले। बहरहाल, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो उन्होंने लास्ट मैच खेला था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी बॉलिंग में। तो अभी एक बुरी न्यूज़ ये है, वो ये है कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स को उन्होंने फिलहाल उसके साथ अपना सफर खत्म कर दिया, PSL अब वो नहीं खेलने जा रहे। कि देखें, पहले उन्होंने वनडे से, पहले 2010 में टेस्ट से, फिर उसके बाद 2015 में वनडे से, फिर उसके बाद लेटर ऑन T20 इंटरनेशनल से, और अब जो है वो यहाँ से एवरीथिंग, वेदर इट्स गुड और बैड, हर अच्छी या बुरी चीज़ उसका कोई ना कोई इख्तिताम जरूर होता है। तो लाला का करियर और लाला इस टाइम अनफिट भी तो थे ना। आप ये देखिए, उनको कमर की अच्छी खासी दर्द थी, पुरानी उनकी इंजरी थी, बहुत 16 साल पुरानी उनकी इंजरी है। लेकिन जो है अब वो ये कि अब वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो शायद परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल जी, तो अच्छा किया उन्होंने अलहदगी करी। लेकिन ये है कि जो क्रिकेटर्स को एक उनकी बैक मिली, ऑब्वियसली एक सीनियर प्लेयर का होना बहुत जरूरी होता है, और दूसरा क्रिकेट फैन जो है उनके लिए भी बहुत दूसरी एक और चीज़ ये है कि
कोविड का शिकार आप भी रही हैं, तो आपको अंदाजा है कि उससे रिकवर इंसान इतनी जल्दी नहीं होता। अभी रिसेंटली उनको कोविड हुआ था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लेइंग, तो वो भी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती हैं। लाला ने क्या कहा अपनी रिटायरमेंट के मौके पे या इससे पीएसएल से दूरी के मौके पे? हो सकता है आगे फिर किसी सीरीज में, किसी लीग में नजर आए, लेकिन अभी उनका क्या कहना था आपको जरा दिखाते हैं। जितने भी फैंस हैं स्पेशली उनके लिए है, उसी तरह ये जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा था कि पीएसएल को अच्छे नोट पे ख़त्म करने की, क्योंकि मेरी जो इंजरी है लोअर बैक की बहुत पुरानी है, 15-16 साल हो गए, यहाँ तक बढ़ गई है कि मेरी ग्रोइंग, मेरी नी एंड देन मेरे ऑल द वे पाँव की उंगलियों तक बहुत ज्यादा पेन होता है। बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है मेरे अंदर। फैंस की वजह से ही मैं ये आखिरी पीएसएल खेलना चाह रहा था। चलें जी लाला, वी विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह करे कि आप हमें दोबारा नजर आए, जल्दी से रिकवर हो जाएं। अब जरा सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। जिस तरह से आमना खटाना ने आते साथ ही पहले ही तस्करा किया कि सियासी मैदान में क्या हो रहा है, उन्होंने केपीके का तस्करा किया और हमने कहा कि नहीं जी उस वक्त नहीं करते। अब वक्त आ गया है कि हम सियासत में बात करें और बताएं कि किस तरीके से बैठकें लग रही हैं, वो बैठकें जो कि 22 साल से नहीं लगी। और आप ये देखें कि ये नून लीग और काफ लीग वो जमाते हैं कि पहले एक ही जमात होती थी, फिर दो बड़े सियासी ख़ानदान थे और एक का ज़मींदारी से ताल्लुक़ था, दूसरे ख़ानदान का ताल्लुक़ सनत और तिजारत से था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जूँ ही रुकने असम्बली बने, रुकने पंजाब असम्बली बने, फिर आपस में दोस्तियाँ यारियाँ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर बाद में मुशर्रफ साहब के टेक ओवर के बाद ये फिर फासले जो हैं वो इनके बढ़ना शुरू हुए और फिर बाकी जो है वो अब आप देख सकते हैं इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। वो सिचुएशन ये है कि इत्तेहादी जो हैं इस वक्त सबसे रेलेवेंट है। जो अब इस वक्त सियासत चल रही है, हम जो देख रहे हैं सिचुएशन वो ये कि हुकूमत के लिए भी इत्तेहादी और ऑपोजिशन के लिए भी इत्तेहादी, क्योंकि ऑपोजिशन तैयारी कर रही है ये तहरीक अदम एतमाद लाने की। उसके लिए उन्होंने इत्तेहादियों से, मौलाना फजल रहमान साहब ने सबसे पहले रिक्वेस्ट की कि भाई आप अवाम का सोचें और कोई एक साइड चूज़ कर लें और एक साइड ऑपोजिशन की चूज़ करें ताकि हम इमरान खान हुकूमत से निजात हासिल कर सकें, क्योंकि एड्रेस नहीं कर पा रही इशूज़ को जो इस वक्त अवाम को लाहक है। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर है, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो केसेस की वजह से बहुत इस वक्त खौफ का शिकार हैं और वो खौफ उन पे तारी है और उसकी वजह से वो जो हैं वो मतलब इस टाइम चाह रहे हैं कि कुछ उनको वैसे ये तासुर जो है वो जाहिर है कि उनके ऊपर जितने केसेस रहे हैं, जितनी दफा आना जाना उनका बाहर रहा है, तो एफआईए के किसी केस की वजह से या किसी चीज की वजह से, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको किसी तरह से निशाना बना रही है, क्योंकि नैब के हवाले से तो कहा जाता है ना कि वो समहाउ वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसके ऊपर भी इल्जाम तो बड़े लगते रहे हैं, लेकिन इस हवाले से वो डायरेक्टली निशाना बना सकते हैं कि देखें जी ये तो लेकिन टाइमिंग ऐसी ना सकती, जिस टाइम जैसे ही थोड़ा सा शिकंजा तेज होता है तो ऑपोजिशन लीडर्स है बट वो ये नैरेटिव सेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर बहरहाल वो कल पहुंचे और उन्होंने कल मुलाकात की है चौधरी बुरादरान से और इस मौके पर हुकूमत को भी बहुत सारी बातें करने का मौका मिल गया। लेकिन फजल रहमान साहब ने जो मुलाकात की थी उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है नया खेल शुरू होने वाला है। हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं। पीटीआई के इत्तेहादी जमातों से कहा जाए अब कौम पर रहम करें, मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, कौम का साथ दें, बहुत हो गया। इब्तिदाई तौर पर हमारे राब्ते कामयाब हैं, हमने होमवर्क करना है, तब तक वोट पूरे नहीं होते, जल्दबाजी भी नहीं करनी हमने, हम जल्द ही वोट पूरा कर लेंगे। अच्छा जी, ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकातें हों और उस पर तबसरे ना हों और ख़ास तौर पर तबसरे हुकूमती वज़रा के ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा दिलचस्प तज़किरा किया है और तबसरा भी किया है। कहते हैं कि सदके उस थानेदार के जिसने सबको माँ की याद करा दी। बिल्कुल। और नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने बस ये बयान ही दिया, वो हम चलाएंगे नहीं, ठीक है। और फर्रुख हबीब साहब ने स्टेटमेंट दिया है जो कहते हैं कि इत्तेहादी साथ खड़े हैं, इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात मिन्नत समाजत के ऊपर आई, इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। अब जाके जरदारी के पांव पकड़ ली। जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं। सबकी चाय की दुकान चल पड़ी है। अगर इमरान खान ना होता तो आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ की शक्ल देखता। उन्होंने तो सड़कों पर एक दूसरे को घसीटना था। उतरे हुए चेहरे देखें, परेशानी देखें, कहते हैं अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे, इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन हो तो बहुत कुछ रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मेन कंसर्न है। इसी पर बात करते हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बाखबर समीरा को अपना वक्त देने का। ये कहिएगा काफ लीग और नून लीग की मुलाकात हुई, उसके बाद बातें तो ये की जा रही हैं, ऑपोजिशन तो ये दावे कर रही है कि हम नंबर गेम पूरी कर लेंगे। इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलेगा
आपको लगता है कि जो इस टाइम काफ लीग है वो कोई एक साइड चुनने में कामयाब हो जाएगी? शुक्रिया आमना। असल में मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है मुस्लिम लीग काफ के लिए, क्योंकि एकदम सारे ही हमलावर हो गया उनके ऊपर अपोजिशन वाले, और फोकस उन्हें ज़्यादा किया हुआ है। दूसरी तरफ MQM है, बाप पार्टी भी है, लेकिन उनकी तरफ शायद इतना अभी तवज्जो नहीं जितना मुस्लिम लीग काफ की तरफ है, क्योंकि पंजाब में भी उनकी 10 सीटें हैं और उनके साथ वो चाह रहे हैं कि शुरुआत हो, लेकिन वो शुरुआत अभी तक हो नहीं रही। अभी तक जो 3 बड़ी मुलाकातें चौधरी से हुई हैं, उनमें पहले तो जरदारी साहब थे और फिर मौलाना फजलुर रहमान और फिर अब शहबाज शरीफ। लेकिन इनमें से जो असल जो बात मुद्दे पे की है वो सिर्फ मौलाना ने की है, और ओपन दोनों तरफ से इस बात को माना भी गया कि बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे मांगी है कि आप हमारी हिमायत करें अदम एतमाद की तहरीक में। लेकिन इसके अलावा शहबाज शरीफ जो हैं, मेरा ख्याल है कि उन्हें शायद कोई थोड़ा शाय फील कर रहे थे, क्योंकि इतने सालों बाद आप ज़ाहरी तौर पे आप कह रहे हैं कि चौधरी शुजात का पता लेने जा रहे हैं, और फिर इतने 7, 4, 5 लोग और भी हैं, तो फिर माहौल तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली जाके वो अदम एतमाद। दिस इज हाउ इट ऑल बिगिंस। नहीं मशरफ, दिस इज हाउ इट ऑल बिगिंस। शुरुआत ऐसे ही होती है, गुफ्तगू से ही शुरुआत होती है, फिर मामला आगे बढ़ते हैं। बट ये बताएं कि ये जो 22 साल का अरसा लगा, उसके अंदर जाहिर है कि दोनों साइड से एक दूसरे से ज्यादतियां भी रहीं, खासतौर पर नून लीग की तरफ से, लेकिन कुछ सपोर्ट भी किया जाता रहा। अभी ये जो शहबाज शरीफ साहब वहां पर चल के गए हैं, तो उनके पास ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड है जो उन्हें लगता है कि काफ लीग को माइल कर पाएगा कि वो गवर्नमेंट की सपोर्ट छोड़ के इनकी साइड पे आ जाएं? जी, बेसिकली उनके पास ट्रम्प कार्ड जो है वो सारे घिसे पिटे हैं, कोई नया ट्रम्प कार्ड उनके पास नहीं है, और ज़्यादा दौड़ भी इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने ही लगाई है। जरदारी साहब ने अगर शुरुआत की थी यहाँ पर आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद देखें उनकी 2 दफ़ा तबीयत ख़राब हो गई, और कल उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर से मिलना था, फिर वो ऐन वक्त पर उन्होंने कहा कि मेरी दोबारा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी अब ग्राउंड में पीछे हट गई है, वो सामने अब नहीं उस तरह आ रही जिस तरह शुरुआत की थी, और उसकी वजह सबको पता है कि वो सिंध हुकूमत है। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा है कि अगर फ़र्ज़ करें 0% या कोई 2-4% जो चांस हैं, अगर कोई बात ऐसी वफाक में बन जाती है और मामला थोड़े बिगड़ते हैं और अपोजिशन के हक़ में जाते हैं, तो सिंध हुकूमत भी कोई इतना वो आसान तो नहीं रहेगी कि वो आराम से बैठे रहेंगे और उनको कोई कुछ होगा नहीं, इसलिए वो तो हो गए पीछे। दूसरा जो है मुस्लिम लीग नून जो है, वो आपने जो बात केसेस की है, वही वजह एक बड़ी है, और शहबाज शरीफ को बिल्कुल अंदाज़ा है कि अगर ये हुकूमत रही तो उनके लिए मुश्किलात हैं। अब आप देखें 3-4 रोज़ बाद फर्द जुर्म लग जानी है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर, और ये वो केस है जिसको ओपन एंड शट कह रहे हैं, जिसमें मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब गए हुए हैं। तो जब ये सारे मामलात ऐसे होंगे तो वो कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन शहबाज शरीफ को अभी तक कोई ठोस हमायत, जो जिसको कहते हैं ना कि ये देखें जी ये फलां आ गए हमारे साथ, अभी तक तो वो जो उन्होंने 20-22 का दावा करते हैं, PTI के MNAs उनके साथ हैं, उनकी भी रूनमाई नहीं करवाई, उनके चेहरा नहीं करवा रहे, कम से कम 5-10 का ही करवा दें। इसलिए अभी इनमें आपस में पहले तो अपोजिशन में कोई अभी इतफाक नहीं है। अब मौलाना देखें, वो बहुत ही एक नाराज़गी के अंदाज में कहते हैं कि नंबर पूरे होंगे तो फिर देखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून से बात, इन शहबाज शरीफ खास तौर पे और उनके हमनुआ जो हैं उनसे बात करें, तो वो कहते हैं बस तैयार है, फुल है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी की, हमारे पास पहले ही नंबर्स पूरे हैं। लेकिन नंबर्स पूरे हैं, डेट का पता नहीं कब लानी है, क्यों लानी है, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अभी इस वक्त आज की डेट में मुस्लिम लीग नून जो है वो लग रहा है उससे अकेली को ज्यादा मसला है, और वही ज्यादा चाहते हैं। फिलहाल पीपल्स पार्टी और मौलाना भी इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा, वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट तो आ गया। एक सवाल एक और जाना चाहेंगे, वो ये कि अगर ऑपोजिशन पूरे एतमाद है तहरीक अदम एतमाद को लेकर आने के लिए, तो दूसरी जानिब हुकूमत को इत्तेहादियों पर इतना एतमाद क्यों है? वो कह रहे हैं हमारी साइड पे है। ऐसा क्या है जो हुकूमत को इतना कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि इत्तेहादी कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथ ही रहेंगे? क्योंकि इत्तेहादियों के कंसर्न्स तो हैं। अच्छा सवाल आपने किया। जी बिल्कुल, वो रिजर्वेशंस तो रहेंगी। कोई भी इत्तेहादी किसी भी हुकूमत का
किसी भी पार्टी का होगा वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप देखें, ख़ास तौर पे अब मुस्लिम लीग काफ को ही देख लें, उनके हलकों में जो उनके एमएनएस और एमपीएस हैं वो पीटीआई से ज़्यादा उनको जो है इस वक्त फंड्स भी मिल रहे हैं और उनको जो वो चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर वो कोई इंतज़ामी अफसरान चाहते हैं ये हमारी मर्ज़ी का हो, वो उनकी मर्ज़ी का लगता है। फिर और भी बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पर जो परवेज़ इलाही कहते हैं वो बुज़दार सरकार मानती है और ऊपर भी वो मनवा लेते हैं। यही बात एमक्यूएम वाले ऑफ द रिकॉर्ड, बल्कि अब तो वो ऑन रिकॉर्ड भी थोड़ा सा इशारा देना शुरू हो गए हैं, जब भी उनसे बात की है कि आप हुकूमत के साथ हैं तो वजह क्या है, तो वो ये कहते हैं कि हमने दोनों जमातों को देखा हुआ है कई दफ़ा, पीटीआई में तो पहली दफ़ा हम साथ आए हैं। इनका ये हमने फ़र्क देखा है बाकियों से कि इन पे जब भी हमने दबाव डाला है कोई तरीके से तो ये हमारी बात मान लेते हैं। अभी ये मिनी बजट में ही देखें कि इनके जो रिजर्वेशंस थे, ख़ास तौर पे इन्होंने इवन अमेंडमेंट्स ले आई थी एमक्यूएम हुकूमत के मुकाबले में, वो जो इन्होंने विड्रॉ की इस बुनियाद पर कि हुकूमत ने उनकी वो अमेंडमेंट्स मान ली। तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम जो है वो भी राज़ी, पीएमएलक्यू जो है वो उसको हमला तो उस पर ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनको कोई वजह भी नहीं मिल रही। लेट्स सी कि आगे क्या ये बेसबब है या कोई सबब इसका है और कोई वजह ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, विल सी अबाउट दैट। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ थे। और बात ये है कि हम बात कर रहे थे सरप्राइजेस की, सेटबैक्स की, जिसका आपने शुरू में हमारे इंट्रो में ही तस्करा कर दिया था कि मौलाना साहब के साथ जो हुआ वहाँ पर उनके अपने इलाके में यानी कि डीआई खान में, जस्ट इमेजिन के वहाँ पर पीटीआई ने मैदान मारा, और मैदान मारा भी किसने? अली अमीन गंडापुर साहब के ब्रदर ने। तो बताइए ज़रा हमने इससे मुतालिक। हाँ जी, तो मौलाना फजल रहमान के मैदान अच्छा। उनके गढ़ में मैदान मैं आपकी हेल्प करता हूँ इसमें। तो जनाब ये है कि उमर अमीन गंडापुर मेयर मुंतखब हो गए हैं, हाँ। जबकि जेयूआई के कफील निजामी दूसरे, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब जो कि साबिक स्पीकर भी रहे वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। और इसमें जनाब इसमें डोमेल जो कि बन्नू की तहसील है, करक की तहसील बांडा, दाऊद शाह और तख्त नुसरती के चेयरमैन की नशिस्तें भी पीटीआई के नाम रही हैं। और बाकी सिटी मेयर पेशावर, बाड़ा और खार की तहसील चेयरमैनों की नशिस्तों पर जेयूआई कामयाब रही है। जस्ट इमेजिन कि अभी कुछ दिन पहले क्या शानदार जो है वो कारकर्दगी दिखाई थी, और अब कुछ और हो गया। और इस पे रिएक्शन भी सामने आया है। रिएक्शन क्या सामने आया? मैं ही बताता हूँ। रिएक्शन ये सामने आया है कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि डीआई खान ने मौलाना को जवाब दे दिया, और उन्होंने साथ ही तंज भी किया कि मौलाना साहब लाहौर छोड़ें और अपने घर पहुंचे। लाहौर में मौलाना साहब मौजूद थे। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इबरतनाक शिकस्त, मौलाना को घर में अदम एतमाद हो गया। फरूख हबीब साहब भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कहा कि मौलाना पर 2018 की तरह डीआई खान के अवाम ने एक बार फिर अदम एतमाद कर दिया। और आखिर में सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि भाई अपने गढ़ में शिकस्त फाश, पीडीएम पाश पाश। चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीटीआई के एक बार फिर उन्होंने बाउंस बैक किया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और इशफाक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो बेचारे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा कमा कर देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा गैर महफूज भी वही हैं। अच्छा, मेहनत वैसे देखा जाए तो सभी करते हैं, लेकिन एक बात ये लोग आते हैं ना, इसलिए शहर कराची बात ये कि फिर भी पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब जगहों पे सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन सिंस कराची इज द लार्जेस्ट सिटी, तो इस वजह से यहाँ का नजर ज्यादा आता है। प्लस ये कि कहते हैं ना कि गरीब परवर शहर है, गरीब की माँ है, सारी कौमियतों के लोग यहाँ पर बसते हैं, तो मिनी पाकिस्तान भी कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट भी ऐसे ही होता है, लेकिन मसाइल भी यहाँ पर ज्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, जराइम भी ज्यादा हैं, पुलिसिंग का भी सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है। मैं एक मसले की बात करी करें जी। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि सबसे ज्यादा गैर महफूज क्यों है? इसलिए कि किसी का फोकस नहीं है। भाई देखें, बात यह है कि सिर्फ वी ओन कराची की टी शर्ट्स पहन लेने से मसाइल का हल नहीं होता। यहाँ पर हर कोई बात करता है कि हमारे पास इख्तिदार है, इख्तियार नहीं है।
और लोग जो हैं वो लुटते रहते हैं। काफी अरसे से सिचुएशन बेहतर थी, लेकिन अब दोबारा से खराब होनी शुरू हो गई है और उसका एक अब नतीजा भी निकला है। बिल्कुल ऐसे, वो क्या निकला? वो नतीजा ये निकला है कि जो कराची के जो पुलिस चीफ हैं, हाँ। वो इमरान मिन्हाज साहब, उनको अभी हटा दिया गया है और गुलाम नबी मेमन साहब दोबारा से वापस आए हैं। क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता चला जा रहा था और यही सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, ये मुझे पूछना चाहिए। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, उनसे बात करते हैं। नजीर शाह हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए सड़क पे धूप में आप देखें उनके चेहरे पे मतलब ये कि पसीना आ गया और आप कह रही हैं कि वो स्टूडियो में हमें दिख रहे हैं ना। हाँ, दिख रहे हैं। वीडियो लिंक के जरिए आ गए। नजीर, मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, एक एक्शन ले लिया गया कि आईजी इमरान मिन्हाज को हटा दिया गया, इससे कुछ डिफरेंस आएगा, क्या होगा? देखिए, कराची जो इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। आज तक कराची के अंदर जब कराची में बदअमनी का दौर था, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग होती थी, माजी में जब कराची में पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से मुकम्मल एक ऑपरेशन किया गया, उस दौर में भी ना इतनी डकैतियाँ होती थी, ना स्ट्रीट क्राइम होता था, ना शहरी घर से निकलते लूट जाया करता था। कराची में आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ साल 2021 में शहरियों की 45,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें और हज़ारों की तादाद से मोबाइल फ़ोन कीमती इमलाक उनकी गई हैं। अरबों रुपए की मालियत से जो इमलाक है उससे कराची का शहरी महरूम हुआ है। अच्छा। गुलाम नबी मेमन इससे कबल एडिशनल आईजी कराची के तौर पे अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने मॉडल थाने मुतारिफ कराया। इसके अलावा उन्होंने मेरिट पर तैनाती का सिलसिला भी शुरू कराया, जिसको इमरान याकूब मिन्हाज की जानिब से उस जो मेरिट के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया गया। अच्छा। इमरान याकूब मिन्हाज खुद एक बजाते खुद बहुत अच्छे ऑफिसर है जो मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात रहे, लेकिन गुलाम नबी मेमन की स्पेशलिटी ये कि वो फील्ड पोस्टिंग में ज्यादा रहे। अंदरून सिंध के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, स्पेशल ब्रांच में भी वो रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट CTD साउथ में रहे। तो वो इररेलेवेंट तो फिर भी नहीं हुए। बिल्कुल, देखें सीटीडी का अपना एक दायरा कार है, वहां पर एक मैकेनिज्म है जो काम करता है। हाँ। तो जो भी एडिशनल आईजी या डीआईजी सीटीडी जाएगा उसको बना बनाया एक मैकेनिज्म मिलता है और उसी के तहत आगे चल जाता है। लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जो अनडिक्लेयर 3-3.5 करोड़ की इसकी आबादी आप कह सकते हैं। हाँ। एक छोटा मुल्क है, एक पाकिस्तान का माशी हब कहलाता है। तो यहाँ पर बत्ताखोरी अलग है, स्ट्रीट क्राइम अलग है, घरों में डकैतियां हो जाती है। चलते फिरते सिर्फ जनवरी से लेके अब तक आज के दिन तक आप ये समझे कि कम से कम 14 के करीब अफराद सिर्फ डकैती मजामत पर अपनी जान दे चुके हैं। यानी कि इस साल जनवरी से अभी से शहरी हैं। यानी कि ये जो जनवरी में अभी की बात कर रहा हूँ, जी तकरीबन इस 40 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। आज 14 थे तो आप समझे मैं 44 दिन की बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा शहरी डकैती मजामत पर जाबाग हो चुके हैं। 100 के करीब डकैती मजामत पर जख्मी हो चुके हैं। अंधी गोलियों से कितने शिकार हो चुके हैं और मुख्तलिफ इस तरह के मामलात हैं कि कराची के शहरी दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, मुझे ये जरा समझाएं कि एक अरसे से हम देख रहे थे कि IBOs हो रहे थे, रेंजर्स वाले एक्टिव थे, रेंजर्स एहलकार पुलिस मिलके कार्रवाइयां करते थे। उस दौरान हमने देखा था कि कराची में खासी हद तक अमन बहाल हो गया था। अब असलहा कहाँ से आ रहा है, ये लोग मुनज़्ज़म कैसे हो रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स या व्हाटएवर इट इज़ ये कैसे काम कर रहे हैं, और क्या पुलिस चीफ के हटने से ये सिलसिला सारा सही हो जाएगा? देखिए, बहुत सारे मामला ऐसे, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। आप सीट पर बैठ के इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बिठा दिया था तो शायद ये मैं ना कर सकूंगा। रिपोर्टिंग मैं अपनी जगह अच्छी कर सकता हूँ लेकिन मैं एंकरिंग नहीं कर सकता। तो इसी तरह हर शख्स की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कराची के अंदर जब तक जो सियासी मुदाखलत है ये नहीं ख़त्म की जाए, जब तक एडिशनल आईजी को ये इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि वो SSPs अपनी मर्जी के लगाए, जब तक SSP को इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि वो SHO अपनी मर्जी का लगाए। हर शख्स का अपना एक डोमेन होना चाहिए जिसके अंदर किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हमारे से ज़्यादा अगर आप पंजाब पुलिस को देखें तो वहाँ पर बहुत कम से कम यहाँ से इस मामले में बेहतर निज़ाम समझ में आता है। जी। अच्छा नज़ीर, अभी थोड़े अदादो शुमार की बात करते हैं। आपने 44 दिन की बात की, मतलब नए साल से अब तक देखा जाए तो कितनी गाड़ियां इस वक्त चोरी हुई और कितने मोबाइल जो हैं वो छिने शहरियों से, टोटल कितनी वारदातें हुई और क्या क्या वहाँ पे नुकसान हुआ? देखें, रवा साल के जो ये 44 दिन है इसके अंदर अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती इमलाक
जो शहरियों की है वो चोरी हो चुकी है। मुतअद्दिद डकैतियों में करोड़ों रुपए शहरियों से लूटे जा चुके हैं। और जख्मी और हलाकतों को तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हम बात हमेशा करते हैं उस चीज़ की जो जराइम के जुमरे में आती है। तो सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर 1 दर्जन से ज़ायद शहरी जाबाज, ठीक है नज़ीर शाह, ये बहुत बड़ा फिगर है, बिल्कुल बहुत बड़ा फिगर है। और आई एम श्योर कि अब ये जो नए आईजी हैं गुलाम नबी मेमन साहब, जो कि पहले भी काम कर चुके बतौर कराची पुलिस चीफ, वो मजीद इस चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। और ये फैक्टर उन्होंने याकूब मिन्हा साहब, ही वाज अ वेरी गुड ऑफिसर, ही इज़ इंडीड अ वेरी गुड ऑफिसर बट ही इज़ इन CTD नाउ। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब ये मौसम से इसका कुछ लेना देना है कि गैर मुकामी लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद जाहिर है कि अपने आप को कंसील करना है, जैकेट्स असलहा लेकर चलना, कंपैरेटिवली इट्स ईजियर। कराची का मौसम बेहतर होता है कंपैरेटिवली, तो यहाँ हर चीज़ में मसला है। मौसम अच्छा हो तब भी हम लोग परेशान, मौसम बुरा हो तब भी परेशानी, कोई ना कोई मसले मसाइल चलते रहेंगे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा तज़किरा कर लेते हैं सक्खर का। और वहाँ पर तहसील है जनाब सालेहपट, और वहाँ पर बयाबान सहरा में रेगिस्तानी जहाज़ यानी कि ऊँटों की एक दौड़ का मेला सजाया गया, जहाँ पर दूर दूर से शायकीन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। मेले में न सिर्फ ये कि सिंध से बल्कि पंजाब की साइड से भी ऊँट लाए गए थे, फिर ऊँटों का रक्स भी हुआ। खूबसूरत सहरा में खूबसूरत सहराई जहाज़ों की दौड़ काबिल दीद है। कैमरामैन जासुमरों के साथ अली मोहम्मद शहर, AR1 न्यूज़, सक्खर। चले जी, ये मेला देखा और मेले के बाद कुछ खाना बनता है, और खाने की बात कर लेते हैं क्योंकि खा तो भी सकते नहीं है। तो खाने की बात करें तो सत्ती बंस रोड पे बहुत मज़े की आइटम्स मिलती हैं, मटका बिरयानी, मटका कढ़ाई और पता नहीं क्या क्या आइटम्स वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन आजकल जो मार्केट में इन है वो है मटका फ्राइज। कभी आपने मटका फ्राइज सुने? नहीं, मैंने नहीं सुने, लेकिन ये है कि हो सकता है वो बहुत अच्छे हों। वैसे आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ फ्राइज। देख लेते हैं ना कैसे हैं। लेट्स सी, अमरीन अल्ताफ मजीद बताएंगी। फ्रेंच फ्राइज जो है वो हर किसी को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। आपने भी आज तक मसाला फ्राइज, सादा फ्राइज और पिज़्ज़ा फ्राइज तो खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक मुख्तलिफ किस्म के फ्रेंच फ्राइज लेकर आई हूँ जो यकीनन आज तक आपने नहीं खाए होंगे। मटका फ्राइज इसका नाम है और ये मटके में तैयार किए जाते हैं। चले देखते हैं कि कैसे तैयार होता है और उसका जायका जो है वो लोगों को कितना पसंद है। यूनिक चीज़, और उसके बाद मसाले वालदा के हैं घर के सारे, ग्रीन चिली, लेमन, कॉकटेल, अगवानी, तो इन सब का कोलाज बना के मटके के अंदर रिस्पांस बहुत अच्छा है। विजन बहुत बड़ा है कि अब ये एक स्टॉल है और इससे काफ़ी ज़्यादा दुकानें करनी है और करेंगे इंशाल्लाह। रोड पे जो है वो मटका फ्राइज की धूम मची है। बच्चे जहाँ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बड़े एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों को एंटरटेन करने वाले कुछ खास लोग भी यहाँ मौजूद है। कैसा लग रहा है जायका? जब भी यहाँ आता हूँ बहुत एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे मटका फ्राइज बहुत मज़े का मटका फ्राइज है ये, और बहुत टेस्टी है ये। बिल्कुल, हम भी ट्राई करेंगे, देखें तो सही कि आखिर इसका जायका ऐसा क्या है कि लोग इतना ज़्यादा इसको एंजॉय करें। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि मटका फ्राइज में ऐसी क्या खास बात है। हमने और भी अलग अलग फ्राइज खाए, पिज़्ज़ा फ्राइज भी खाए और सब खाए, लेकिन मटका फ्राइज की बात ही अलग है, बहुत मजे की। मटका फ्राइज बहुत अच्छे, मैं यहाँ पर रोज खाने आता हूँ। इधर उधर के फ्राइज खाते थे पर उसमें वो मज़ा नहीं आता था, और इसकी खुशबू हमें यहाँ पे बंस रोड पर लेकर आ गई है। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, काफ़ी देर से वेट करना पड़ा और अब जाके कहीं बारी आई, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। डेली हम यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं मटका फ्राइज खाने के लिए। मटका फ्राइज का मुनफरिद जायका हर किसी को अपनी जानिब खींच रहा है। अगर आपने अभी तक मटका फ्राइज ट्राई नहीं किया तो कुछ भी ट्राई नहीं किया। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ अमरीन अल्ताफ, AR1 न्यूज़, कराची। तो ओके जी, आई होप कि आप भी जाइएगा, ट्राई कीजिएगा और आप इंजॉय करेंगे। और आई विल बेटर स्टे अवे फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। क्यों? हेवी था बहुत। हाँ, बहुत हेवी था। उसके ऊपर जो सीजनिंग थी दैट वाज टू मच। लेकिन यू कैन आल्सो ट्राई, लेकिन कम पैसों में हेवी एंटरटेनमेंट थी। आप जाएं, ट्राई करें, हम भी ट्राई पैसे बताएं कितने हैं? ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। 10:05 हो चुके हैं और 1 घंटा गुजर गया, एक बाकी है। और इस घंटे में भी बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और तारुफ की तो अब ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अहम चीज़ें शेयर करने से पहले
थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही मौसम की कि क्या कितना कंफ्यूज कर रही है मौसम, कराची का मौसम समझ कि जी रात को अगर हम सोएं और ब्लैंकेट लिया हो तो गर्मी लगना शुरू होती है, फैन ऑन करो तो सर्दी लगना शुरू होती है, यहाँ पर आओ तो ब्लैंकेट के साथ फैन का तो बड़ा अच्छा एसी ऑफ करो तो फिर गर्मी, है। एसी ऑन करो तो फिर सर्दी, फिर उसके बाद अगर आप कपड़े थोड़े से वार्म पहन लें तो गर्मी, थोड़े से उतारें तो आपको सर्दी लग जाएगी और आपको बीमारी हो जाएगी। बहुत से ये जब मौसम चेंज होता है तो उसके अंदर ये असरात होते हैं। लेकिन वैसे ब्लैंकेट और फैन का बड़ा अच्छा एक तालमेल होता है। अच्छा फैन चल रहा हो और साथ में ब्लैंकेट हो तो फिर आप अपने आप को कवर भी रखते हैं और फिर आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन वाकई वेदर इज चेंजिंग एंड यू नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, हम काफ़ी सारी चीज़ें बात करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में ही हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, ज़रा सोचिए। मतलब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है, अमेरिका की उस पर गहरी नजरें हैं, अपने शहरियों को बाहर निकलने का कह दिया है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नए नए मार्वल्स आ रहे हैं। अब रशिया की जानिब से भाई एक पूरा का पूरा वो अर्ली वार्निंग एयरबोर्न जो एक सिस्टम होता है, जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास भी हैं, तो रशिया ने पूरा अपना एक रेडार के नाम से एक एयरक्राफ्ट बना दिया और उसकी पहली परवाज भी हो गई है। तो दुनिया बड़ी जिद्दत की तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया बहुत जिद्दत की तरफ जा रही है और हम इस जिद्दत से क्या फ़ायदा उठा रहे हैं इस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं, ज़रा जल्दी चलते हैं आज। सिंध के शहर गंबट के अस्पताल में मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम। बीवी ने बीमार शौहर को अपने जिगर दे डाला, एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं, दोनों कामयाब सर्जरी के बाद रूबसेहत हैं। दुनिया भर में आज मिर्गी की आगाही का दिन है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 5 करोड़ तक पहुंच गई। पाकिस्तान में हर 9वां शख्स मिर्गी का शिकार है। बेहतर इलाज के लिए बर वक्त तशखीस जरूरी है। तो जनाब, आप पूछ रहे थे ब्रेक में, ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पर्पल क्यों पहना हुआ है। हाँ, बल्कि आज मैं ये जानना चाह रहा था कि सबने पर्पल, नहीं मिस्टर भट्ट साहब ने, नजीर शाह ने और आपने। रीजन बीइंग के आज है मिर्गी के मरीजों का आलमी दिन और उनसे इजहार यकजहती के लिए पर्पल रंग का इंतखाब किया गया है। सो मैं इजहार यकजहती कर रही हूँ, इसलिए आज मैंने पर्पल स्पेशली ये पहना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने ये जो पॉकेट स्क्वायर पहना है, ये किसी से इजहार यकजहती के लिए नहीं है। अच्छा, नहीं, मोहब्बत सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं है ना। आप अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अपने उसके लिए कोई रंग भी मखसूस नहीं है। बहरहाल इस पे बात करेंगे, उस पे कोई रंग भी मखसूस नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हम मिर्गी के मरीजों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि 5 करोड़, जबकि पाकिस्तान में हर 1000 में से 9वां शख्स इस मरज में मुब्तला है। तो ये मरज जो है वो फैलता ही चला जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर मिर्गी के मरज की बात की जाए तो बहुत सारी इसके बारे में ना अजीब सी स्पेकुलेशंस बना दी जाती हैं कि जी जादू टूना होगा या फिर भूत है, आसेब है। हम ये नहीं देखते कि ये कोई बीमारी हो सकती है, इसको जाके हम ट्रीट किया जाए, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो तशखीस करे कि वाकई कोई सीरियस इशू है। असल में हमारे यहाँ बेसिकली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स होते हैं। आप ये देखें कि ये तो मिर्गी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट में लोग जाते हैं, अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है, 10 मिनट की विंडो होती है, उसके अंदर कोई CPR नहीं देता, बल्कि उसको मुर्दा डिक्लेयर करके वैसे ही वो कर दिया जाता है, हालांकि बचाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ। इस मिर्गी के मर्ज में जूतों को सुंघाने से लेके न जाने क्या क्या टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि उल्टा बेचारा मरीज और टॉर्चर में जाता होगा। लेकिन एहतियातें काफ़ी की जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, गर्म मशरूबात के इस्तेमाल में एहतियात, रबर मैट वगैरह, क्योंकि अगर अचानक दौरा पड़े, कोई नीचे गिरे तो ये ना हो कि कोई चीज बिल्कुल लग सकती है, लग के या इधर उधर हो जाए। तो बहरहाल इसी पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब, जो कि न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त आज के दिन हमारे लिए निकाला। ये वक्त तो बहुत ही कीमती है। वक्त वाकई, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। टाइम आउट ऑफ माय अपॉइंटमेंट्स। दिस इज ग्रेट सर, दिस इज ग्रेट एंड दैट मींस अ लॉट टू अस। देखिए, आपने अपने अपॉइंटमेंट्स में टाइम निकाला, अब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आपके देख के बाखबर होंगे। अब जरा ये बताइए कि ये बेसिकली व्हाट इज एपिलेप्सी, ये क्या है, क्यों होता है ये आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एपिलेप्सी या दौरे, ठीक है, दौरे जो होते हैं वो क्यों होते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है होते क्या हैं, ठीक है ना। दौरे जो हैं वो एक्चुअली दिमाग के अंदर से आते हैं। दिमाग के जो शरियाने होते हैं, ठीक है ना, जो सेल्स हमें कहते हैं शरियाने होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दे बिकम हाइपर एक्टिव। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दे स्टार्ट शोइंग, एंड व्हेन दे शो इट कम्स ऑन द बॉडी। वो बॉडी पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉज। तो दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑन द बॉडी।
जब आपको नजर आते हैं दे आर एपिलेप्टिक फिट्स और सीजर्स। अगर एक दौरा पड़े तो उसको हम सीजर कहते हैं। अगर एक बंदे को एक से ज्यादा पड़े देन ही इज एन एपिलेप्टिक, यानी वो मिर्गी का मरीज है। हाउ डज इट स्टार्ट, व्हाई डज इट स्टार्ट? देखिए, इट कैन हैपन एट एनी एज, ओके, टू एनीवन, at any age. You can be born with it, you can have it as a neonate. Neonate is when you're born. Infantile में होता है, I mean you can have the commonest age, जो सबसे आम वक्त होता है एपिलेप्सी का, वो अर्ली है, चाइल्डहुड, एंड लेटर एजेस आफ्टर 65। ठीक है, these are the commonest ages for epilepsy. अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये बर्थ के टाइम भी आपको हो सकता है, तो ये जीन से ट्रांसफर भी होता है कि? Of course. Okay. This can be epileptic, can be a familial disease, can be inherited, of course. And the worst thing is that when you have an inherited epileptic syndrome in a child, it's the most difficult to treat. Okay. 1 से 2 को हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने उम्र का भी तस्करा किया, खासतौर पर 65 से ऊपर जाके अगर हो, 65 साल की उम्र से ज़ायद, तो उसमें आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो होता है, आपकी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। द प्रॉब्लम इज कि बच्चों में और बड़ों में द कॉमनेस्ट एज जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता एपिलेप्सी में, वो होता है बिटवीन 15 एंड 25, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ठीक है ना। अगर बूढ़ों में हो जाए, इफ इट स्टार्ट्स एट एन एज ऑफ 40 प्लस, देन इट्स कॉल्ड लेट ऑनसेट एपिलेप्सी, और लेट ऑनसेट एपिलेप्सी हमेशा खतरनाक होती है। अच्छा, तो अब ये जैसे कई चीज़ें हैं, मतलब उनको भूतों का साया, जिन भूत, टोना, पता नहीं क्या क्या, जादू टोना, और ये जो जूते सुंघाने का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया आखिर? ये अभी आप बात ही कर रहे थे, तो मैंने कहा आई थॉट आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। अच्छा, जूते सुंघाने का जो कंसेप्ट है, दैट्स ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, इट्स नॉट इन अफ्रीका। आई हैव बीन डूइंग अफ्रीका फॉर 11 years now. Okay. आई एम आल्सो द एपिलेप्टिक फॉर अफ्रीका। मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं कि भाई जिन भूत और ये सब, दिस इज एवरीवेयर इन ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सब जगह। इट कैन आल्सो बी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग और लोगों को बताना जरूरी है जी कि मिर्गी का जो दौरा होता है, इट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 5 minutes। 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, फ्रॉम 2 to 5 minutes इट हैज टू रिजॉल्व इन 5 minutes। क्यों? I'll tell you why. Because if अगर मिर्गी का दौरा, सुने, मिर्गी के दौरे में स्पैज़म हो जाता है। ठीक है। If that spasm continues to सर उर्दू में सर कोशिश कीजिए। हाँ, अगर वो जो अकड़ाहट है जिस्म में, अगर वो 10 मिनट तक चली जाए तो आदमी मर जाता है। बिकॉज सांस कैसे ले सकते हैं आप? तो अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे ऐसा बनाया है कि 2 से 5 मिनट के अंदर वो मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम होता है जिसे कहते हैं पोस्ट इक्टल स्टेट। वो पोस्ट इक्टल स्टेट उसको कहते हैं, जो मिर्गी के बाद, अच्छा, जो जेन्युइन मिर्गी होती है उसमें बंदा जागता नहीं है। ठीक है, if he recovers, it's not a genuine मिर्गी। अच्छा सर, एक और चीज भी है कि मिर्गी की अलामात में, और जैसे स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है, उसमें क्या जमीन आसमान स्ट्रोक देखें, स्ट्रोक जो है वो पैरालिसिस होता है। जी ठीक है। देखें, फालिज होता है। फालिज में एक हाथ पैर की कमजोरी हो जाए, चारों हाथ मूव करना शुरू, इनवॉलंटरी, टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है ना। लेकिन मिर्गी जो है वो एपिसोडिक होती है, हुआ खत्म हुआ। ठीक है। एक दौरे के बाद सेकंड दौरा अक्सर 30% नहीं होता। ठीक है। तो हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। वो मशीन बता देती है कि इसको दौरा होगा कि नहीं होगा। अगर एक दौरे के बाद EEG या इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो फिर वो एपिलेप्टिक हो जाता है, और उसका इलाज 3 साल होना जरूरी है। और वो इलाज क्या है सर? वो इलाज ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। बहुत सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो पिछले 100 साल से चल रही हैं। अब जो नई वाली आई हैं, विच इज कॉल्ड द सेकंड जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसमें ऑलमोस्ट 70%, ये ख्याल रखें 70% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो मिर्गी जो है वो काबिल इलाज है। दिस हैज टू गो डाउन। और इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल तक आपने दवा का इस्तेमाल करना होता है? अगर आप एपिलेप्टिक हैं देन यू विल हैव टू टेक द मेडिकेशन फॉर, आपको दवाई लेना 3 साल तक दवाई लेना बहुत जरूरी है। 3 साल तक। ठीक है। अच्छा, ये कैसे आप डिटरमिन, जैसे होता है, आपने कहा कि 70% लोग उनका इलाज हो जाता है, तो वो जो 30% हैं उनके ठीक ना होने की वजूहात क्या होती हैं? बहुत सी वजूहात होती है। एक तो कोमॉर्बिड, मतलब ये है कि उसके साथ और बीमारी हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जिसमें डायबिटीज हो, जिसमें हाइपरलिपिडीमियाज हो, जिसमें चेस्ट खराब हो, जिसमें और बहुत सी वजूहात होती हैं, यानी नमकियात की कमी हो जाए और गुर्दों की कमी हो जाए। तो
कोई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ चलती हो ना तो कैरी कर लेगी। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि किसी का पता नहीं चलता कि हु इज गोइंग टू बी एन एपिलेप्टिक फॉर लाइफ। अच्छा, लेकिन 70% तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, 70% ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो 30% हैं जो ठीक नहीं होते, ठीक है, वी वुड नो। एक जो मैं ईजी की बात कर रहा हूं, अगर 3 साल आप फिट फ्री रहें, आपको दौरा ना पड़े और आपकी ईजी में ना आए, तो हम फिर दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हैं, जिसको टैपरिंग, ठीक है। लेकिन अगर ईजी में आ जाए तो फिर तो वी कंटिन्यू इट फॉर इन सम पेशेंट फॉर लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जब हम अक्सर चीज़ों में ओबेसिटी से लेके हार्ट कंडीशन से लेके और भी बहुत से इश्यूज पे हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस मिर्गी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है लाइक, या इसके अंदर सिर्फ प्रिवेंशन के लिए? सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्योर, प्रिवेंशन के लिए कुछ? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है और ये लोगों को पता होना चाहिए। नींद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एपिलेप्सी इज स्लीप, नींद। और कितने घंटे? मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2.5 लाख पेशेंट है मेरे पास वक्त। मैं 40 साल से लोगों को ये एडवोकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई नींद पूरी करें, खास तौर पर बच्चों में। आपको पता है, अ चाइल्ड मस्ट स्लीप एट 8 o'clock। एट 8 o'clock? ऑफ कोर्स। देखें, आपके लिए बड़ी हैरानगी हो रही है ना, इसलिए हो रही है कि वी आर पाकिस्तानी, हमारे वो कंसेप्ट ही नहीं है। बाहर जो है, आई वाज ट्रेन्ड इन ऑस्ट्रिया, अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी एंड सेड, यार कोई बच्चे नहीं है। मैंने कहा 10 बज रहे हैं यार। अच्छा, तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि जो बच्चा, आई मीन दिस इज अ जनरल थिंग, कि जो बच्चा 8 बजे सोएगा और जो बच्चा 3 बजे सोएगा, उनमें दोनों में बड़ा फर्क होगा। एडल्ट्स के लिए, लाइक पीपल लाइक अस, नहीं, हमारे लिए क्या, वंस यू हैव ग्रोन अप इनटू योर एज, यू मस्ट बी अ यंग मैन, आई एम अ यंग मैन एज वेल। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वंस यू ग्रोन अप एंड यू एस्टैब्लिश, फेयर इनफ। लेकिन ये मैं बताऊं कि अगर आप, बचपन की नींद बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़ी एज में, आपके हमारे एज में, अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाए, हाफजे में कमजोरी आ जाए, तो वन है जो नींद का पैटर्न है उसका बहुत इम्पैक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने तशरीफ लाए यहाँ पर। और डॉक्टर आरिफ साहब कि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छे तरीके से एलेबरेट किया और बताया कि किस तरीके से, इस तरीके से सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, अभी बराह रास्त लिए चलते हैं आपको। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान जब बात करता है, चीन का सर उसकी बात गौर से सुनता है। आज 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई वजीर आजम मॉस्को जा रहा है, रूस जा रहा है। आज पाकिस्तान के वजीर आजम की आवाज मुस्लिम उम्मा की आवाज समझी जाती है। ये वो कद है जो पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम से जिसकी तवक्को करते हैं। आज पाकिस्तान का वजीर आजम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नाफूस के लिए जब यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में बात करता है, जब वो ये कहता है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, तो पूरी मुस्लिम दुनिया ही नहीं, पूरा वेस्ट भी इमरान खान की बात गौर से सुनता है। और फिर मॉस्को का सदर पुतिन ये बात कहता है कि मुल्क के दुनिया में इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो गलत है। और कब करता है? जब इमरान खान की तकरीर आती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का भी वहाँ पर तस्करा किया और उनकी जानिब से कहा गया कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म बात करता है तो चाइना उसको कंसीडर भी करता है। अच्छा जी, अब हम ज़रा तस्करा करने जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले हमने एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में खातून को हमने दिखाया था कि जिसके अंदर वो अपने शौहर को अपने जिगर का एक टुकड़ा डोनेट करने के बाद, वैसे तो कहा जाता है ना कि ये फलाना हमारे जिगर का टुकड़ा है, बट वी डोंट ऑलवेज मीन दैट, बट इन खातून ने मतलब शी हैड सच अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस एंड शी सेड कि वो मेरा सब कुछ है। 12 साल उनकी शादी को हो गए, उनकी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने कहा ही इज माय एवरीथिंग, जिस्म का कोई भी हिस्सा लेके इस शख्स को लगा लो, लेकिन इसको किसी तरीके से ठीक कर दो। तो वो वीडियो वायरल हुई थी। फिर एंड में हमने एक तस्वीर भी चलाई थी हमना। उस तस्वीर में ये था कि वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे और वो आपस में एक दूसरे को गले लगा के सहारा देते हुए लेके जा रहे थे। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा जी, मैं मिलना चाहूंगी, मैं देखना चाहूंगी ये खातून, इसका क्या माइंडसेट है। 12 साल बाद भी इतनी मोहब्बत। इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे इनके पास पहुंचे थे और उन्होंने खुसूसी बातचीत की थी इस जोड़े से, वो आपको सुनाते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है खैरपुर के गंबट हॉस्पिटल गिम्स में। ये जो एक ऑपरेशन, अनोखा ऑपरेशन हुआ है, जहां खातून ने अपना जिगर देकर अपने जिगर को बचा लिया है। इस हवाले से हमारे साथ वो पेशेंट भी मौजूद है और वो डोनर भी मौजूद है और डॉक्टर साहब भी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है और उनको कितनी खुशी हुई इस ऑपरेशन में। मैं अपने दिल से दिया है शौहर को जिगर, यही तो मेरा शौहर जिगर है मेरे लिए। कितनी खुशी हुई है? बहुत मुझे खुशी है, ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों ठीक हैं। ये तो बड़ी बात है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो शायद मेरी वो तो मुकर चुकी थी, अब ये अल्लाह ताला इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी दी। तो ये काविशें इनकी हैं, मेहनतें हैं, इनकी मोहब्बत है मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अफान कैसर साहब। उनसे भी पूछेंगे कि उनको इस ऑपरेशन तो बहुत हुए हैं, मगर इस ऑपरेशन से वो कैसे मुतासर हैं, उनको कितनी खुशी हुई है। इस ऑपरेशन को मैं बहुत ज़्यादा मिसाली देखता हूँ। इस तरह कि हिजानी माई एक बीवी ने शौहर को जिगर अतिया किया, तो मैंने अपने जिगर को अपना जिगर अतिया कर दिया। जी आपने सुना, इनका कहना था कि हमें बड़ी खुशी हुई है। वैसे तो 570 के करीब ऑपरेशन हुए हैं, मगर ये एक डिफरेंट ऑपरेशन था, अनोखा ऑपरेशन था। उससे बड़ी खुशी हुई है कि माई हाजानी ने बड़ी कुर्बानी देकर, अपना जिगर देकर, अपने जिगर मिजाज खुदा अपने शोहर को बचा लिया है। जी चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत जज्बात और मोहब्बत का इजहार बहुत मुश्किल होता है। वैसे मेरी बात सुने, बात ये है कि लोग बहुत सी बातें करते हैं, लाइक आसमान से चांद तारे तोड़ लाने के, इस तरह के बहुत दावे किए जाते हैं, लेकिन इस खातून ने अमली तौर पर साबित किया। और सबसे मुश्किल देखो, अल्लाह ताला ने हमें जो जिस्म दिया है, उसमें जो हमें ऑर्गन्स दिए हैं, जिनसे हमें नवाजा है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल ये शेयर करना होता है। वो कहा जाता है ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, या इंसान का सेहतयाब होना। सबसे पहले कहा जाता है सुबह उठ के आपको अल्लाह ताला का शुक्र इसी चीज़ पे अदा करना चाहिए कि आपका जिस्म सलामत है। हाँ। वरना लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन अगर सेहत ना हो तो दैट मीन्स नथिंग। और एक और चीज़ अशफाक, लोग अपने बच्चों को तो कर सकते हैं, औलाद के लिए तो हमने देखा कि लोग बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन अपने शौहर के लिए द रीज़न इज़ कि उनकी एक और रीज़न भी ये है कि शी हैड नथिंग टू लूज़। उनके पास सिर्फ उनके हस्बैंड ही थे, अभी तक बच्चे नहीं। अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से भी नवाजे, वो उसका हम दुआ करते हैं उनके लिए। बहुत खूबसूरत जोड़ा, और इन्होंने क्या मिसाल कायम की है। अल्लाह ताला बरकत डाले उनकी जिंदगियों में भी, और खुशियां से आप ना खटाना की दुआएं जो है वो आपके लिए मैं इमोशनल हो गई हूँ जो दुआएं उन्होंने की। अब जनाब हम आपको मिलवाएंगे कराची के एक नौजवान इंजीनियर से। हम जरा इंजीनियरिंग के मामलात पे बात करते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग जिससे तिब के शोबे में मदद मिल सके, उसकी क्या ही बात है। तो जनाब इस नौजवान ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों की तन्हाई के लिए, यानी कि उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक रोबोट तैयार किया है। और कौमी सतह पर नेशनल आइडियाज़ बैंक के तहत तख्लीकी आइडियाज़ के मुकाबलों में मोहम्मद अली अब्बास, जो कि हमें स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने पहली पोजीशन भी हासिल की है। आरिफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट और नक़द इनाम भी दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, इतना अच्छा आइडिया आप लेकर आए जिस पे आपको सदर पाकिस्तान की जानिब से अवार्ड भी मिला। क्या इसके पीछे माइंडसेट था, क्या जहन में आया कि ये करना चाहिए मुझे? मेरा शुरू से ही रोबोट्स के अंदर जो है इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने सोचा कि एक सोशल रोबोट बनाया जाए जो कि ऑटिस्टिक बच्चों की हेल्प की जा सके, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अभी ऐसी कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत कम है। बिल्कुल। तो जिसके बाइस मैंने सोचा कि मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सी एक कंपनी ने भी सपोर्ट करा और मैं इंशाल्लाह। लेकिन अली एक बात बताएं कि हम नॉर्मली एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी हम इनिशिएटिव लेते हैं तो या तो हम अपने फैमिलीज़ में, अपने ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि हाँ इन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। आपके जहन में क्या कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई था, कोई आसपास कोई दोस्त जानने वाला, कोई ऑटिस्टिक शख्स जिसकी वजह से आपने ये सोचा? मैंने ऑटिस्टिक सेंटर्स के अंदर बहुत सारे बच्चे देखे थे। अच्छा। और उन्हें जो है मैंने देखा एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ जो उन्हें एक ज़रूरत होती है वो मिसिंग। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है उन बच्चों को, ये जरा हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो भी समझ। उनकी बेसिक प्रॉब्लम जो होती है, उनको कम्युनिकेशन के मसाइल होते हैं और उनके अंदर सोशलाइज यानी मेल जोल होने के मसाइल होते हैं और जहनी जो है उनके ऊपर असरात इस तरह के होते हैं। ऑटिज्म में ये होता है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को या जो आपके जज्बात, अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाते। हाँ, तो आपने जो रोबोट तैयार किया,
ये पहले भी इस पर काम हो चुका है, वहाँ से इंस्पायर होकर ये आइडिया आपको आया कि अब मुझे भी ये करना चाहिए, या आपने खुद से सोचा कि ये करना चाहिए? जी, ग्लोबली काफ़ी रोबोट्स तैयार हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि रोबोट बेस्ड इंटरवेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। ओके, तो हाउ डज इट हेल्प? लागत कितनी आई? ये है क्या? रोबोट करेगा क्या? ये बताएं जरा हमें। ये अभी हम अंडर डेवलपमेंट इसकी स्टेज के अंदर है। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, अच्छा। जिसको हमने चेक करा बच्चों पर, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा और बहुत लेकिन अच्छे हाउ डज इट रिजल्ट्स हेल्प? क्या करता है? सपोज एक स्टूडेंट, एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है, वो उसके साथ किस तरीके से रिलेट करता है? वो उसकी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है? जी, जो रोबोट जो है बेसिकली बच्चे से कम्युनिकेट करना शुरू करता है और उससे एक रिलेशनशिप कायम कर लेता है थ्रू इट्स कैमरा। उसके अंदर एक AI कैपेबिलिटीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, तो उससे जो है वो बच्चे को हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, वो रीड कर लेगा कि ये क्या फील कर रहा है और वो उसको कम्युनिकेट करेगा। जी, ये कहना चाह रहे हैं जी, आप जी, आसान जी, अल्फाज में। जी। ओके, तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? इंशाल्लाह इसको हम 5 to 6 मंथ्स में मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे। 5 से 6 महीने में। जी, जी। और उसकी कीमत के हवाले से कुछ बता सकते हैं? लागत कितनी आएगी? अफोर्डेबल है या नहीं है? जी, ये 2 लाख तक के अंदर। बाहर तो इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक। तो गवर्नमेंट की जानिब से चलें आप बात। हाँ, नहीं आप करें। गवर्नमेंट की साइड से कोई आपको सपोर्ट मिली है अब तक? इसको फंड किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें इस वक्त कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन एक कंपनी है जो हमें इसके ऊपर फंडिंग वगैरह और पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, बिकॉज आई थॉट कि जब आरिफ अलवी साहब की जानिब से आपको सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया गया तो शायद उन्होंने कहा कि चलें जी। अभी एक और भी चीज़ है कि वजारत साइंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी वजारत है, लेकिन मसला ये है कि उसके फंड्स में से सिर्फ 537 मिलियन रुपए खर्च हुए और तकरीबन 4000 मिलियन का उनका बजट था, तो वो उन्होंने बजट में शो कर दिया। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर अगर खर्च करते तो क्या ही बात होती। आपने जब ये आइडिया स्टार्ट करना था, इस पे काम करना शुरू किया, क्योंकि अवार्ड तो बाद में जब आइडिया वहाँ तक पहुँच गया होगा, उससे पहले पिच किया गवर्नमेंट को, किसी राब्ता किया और रिप्रेजेंटेटिव से? नहीं, इस पे हमने अप्रोच नहीं किया गवर्नमेंट को। चले, आई एम श्योर कि अब जो हमारा शो देख रहे होंगे तो लाजमी तौर पर ना सिर्फ ये कि इसको मजीद सराहेंगे, गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंची है, तभी आरिफ अलवी साहब ने आपको अवार्ड दिया। वजारत साइंस के जो आला हुकाम है, इवन शिबली फराज साहब भी जस्ट लुक इनटू दैट, क्योंकि पैसे मौजूद हैं आपके पास, बजाय इसके कि उन फंड्स को बचाना और कम पैसे खर्च करते हैं, जो कि ताकि साइंस की तामीर और तरक्की में और मुल्क की तामीर और तरक्की में एक बड़ा अच्छा काम हो सके। और जो लोग वाकिफ नहीं है, वो नेटफ्लिक्स पे काफ़ी सीजन वगैरह भी इससे आए हैं। गुड डॉक्टर के नाम से एक सीजन है, तो वो ऑटिज्म से मुतालिक मजीद जो है वो वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली अब्बास, आपने अपना वक्त निकाला और हमसे शेयर किया कि आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनकी जानिब से। ब्रेक ले लेते हैं, अब ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। केपी में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक केस की समाअत। केपी हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालिफत कर दी है। हसन अयूब हमें मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा इससे मुतालिक। हसन, जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि नए शेड्यूल पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। ताहम अदालत ने जब उनकी जो है वो दलाइल सुने तो उसके बाद अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की जो इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जो है ये मामला अदालत ने दोबारा रिमांड कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन को कल ही सुने। और जो बुनियादी तौर पर जो एप्लीकेशन थी उसको गैर मुअत्तर होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो खारिज भी कर दिया है। जस्टिस जाजुल हसन ने दौरान समाअत रिमार्क किए कि हम ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि हम इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करें। अगर हमने अदालत में ही मुदाखलत करनी है तो फिर इलेक्शन कमीशन को बंद कर देते हैं। तो ये बुनियादी वजह बनी, केस को रिमांड कर दिया है और ये जो अब दोबारा जो है वो कल का हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फ्री कैन है वो उनको सुने और सुनकर दोबारा फैसला करें। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हसन अयूब। चलिए जी, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं कि जो टारगेट किलिंग या फिर मसले मसाइल जिसका हम तस्करा करते हैं, और अक्सर जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में शहर क़ायद कराची का एक ज़ाहिर की एक शबी आती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन लाहौर में भी ये सिलसिला शुरू हो गया, एंड दैट मस्ट बी क्वाइट कंसर्निंग फॉर यू एज वेल। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक मेंशन किया कि शहर क़ायद में पहले ये मामला थे, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा बन चुका जो हिस्ट्री रही है उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही है।
तो हिस्ट्री ऐसी थी कि हम लोगों ने सोचा कि शहर कायद में ये मामलात होते हैं और अभी तक सिचुएशन चल रही है, जैसे सती ने भी कहा। लेकिन जनाब अब ये सिलसिला लाहौर में भी पहुंच चुका है, जो कि वाकई ही बहुत कंसर्निंग है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि इसको टाइमली कंट्रोल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और अभी बात करते हैं हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की, जो पिछले 40 साल से जंग ज़दा रहा, और जब ऐसे सती मामलात हों तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो सफ़र करती है। और एक ऐसे ख़ानदान की कहानी सुना रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। कराची में अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद बसती है और इनमें ऐसे अफ़गानों की भी कमी नहीं जो बारूदी सुरंगों के नतीजे में हमेशा के लिए माजूर हो चुके हैं। माजूरी की ज़िंदगी में उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और वो किन हालात से निबर्द आजमा है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जवान अब्दुल्ला का ताल्लुक अफगान सूबे कुनड़ से है। 2 साल पहले एक बारूदी सुरंग के धमाके में उसकी दोनों टांगे जाया हो गईं और अब वो मसनूई आज़ा के सहारे रोजमर्रा के उमूर निपटाता है। मैं अफगानिस्तान में पढ़ता था, अब यहाँ आया हूँ। चाहता हूँ कि मुझे जदीद मसनूई अज़ा लगाए जाएं, क्योंकि जो पहले से लगे हैं उससे चलने में तकलीफ होती है और गर्मी के मौसम में जख्म बन जाते हैं। कुंदुज के अमीनुल्लाह 26 साल पहले बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में न सिर्फ एक टांग से महरूम हुए, बल्कि उनके वालिद भी इस धमाके में जिंदगी हार गए। मैं अपने वालिद के करीब खड़ा था। उन्होंने जमीन में नस्ब बारूदी सुरंग निकालने की कोशिश की। अचानक धमाका हुआ, वो शहीद हो गए। मौलूदा की कहानी और भी तकलीफ दे है। बगलान में ऐसी ही एक बारूदी सुरंग के धमाके में वो दोनों टांगों से महरूम हुई। अब अपनी 2 बेटियों के साथ कराची में मुकीम हैं। मौलूदा के शौहर ईरान में मजदूरी करते हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल और परेशानी में है। आलू छील कर अपना गुजर बसर करती हूँ। नामसाइद हालात के सबब हजारों अफगान बच्चे जहनी, जिस्मानी और आसाबी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। माजूर होने वाले अफगान शहरी कहते हैं कि उन्हें बाइज्जत रोजगार की जरूरत है ताकि उसके नतीजे में वो अपने खानदान का सहारा बन सकें। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। चलें जी, फैजुल्ला खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस वक्त भी दुनिया में 110 मिलियन से ज़ायद जिंदा लैंड माइन्स मौजूद हैं, क्लस्टर बम्स मौजूद हैं और उसकी वजह से 7000 अमवात सालाना तकरीबन होती हैं। बेतहाशा ऐसी कहानी है। अभी आपसे वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।